Hello everyone, welcome back to the subject Energy Conservation and Auditing, lecture number 4, and myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, Institute of Engineering and Technology, Lucknow. In previous lecture we have seen that renewable energy resources in solar, wind, geothermal and hydro. We have also seen that most of the generation in terms of electricity that are coming from coal and hydro. अगर कोल की बात करें तो ये तो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं इनको डिटेल में स्टडी किया था और इनका स्टेटस देखा था कि इंडिया में मोस्टली जनरेशन कहाँ से है, और दूसरा ये देखा कि वर्ल्ड में इनका क्या स्टेटस है, सोलर का क्या स्टेटस है, विंड का क्या स्टेटस है। तो आपने विंड में देखा था कि विंड में क्या स्टेटस था, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे इंडिया। ऐसे सिमिलरली आपने जियोथर्मल के लिए देखा हाइड्रो, लेकिन जियोथर्मल से हमने ये भी देखा था कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जनरेशन होती। तो इस तरीके से क्या है कि जो मोस्ट रिलायबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वो अपने पास क्या है, विंड हो गया, सोलर हो गया। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि एनर्जी सिनेरियो डिटेल में कि कोल क्या है, कोल का स्टेटस क्या है या विंड का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये हम बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोल का क्या है कि एक पूरा वर्ल्ड का डेटा आपके सामने गिवन है और इसमें इंडिया का स्टेटस गिवन है। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे टॉप में आपका क्या है, यूएस है, ठीक है। तो यूएस में जो टोटल शेयर है, अगर टोटल शेयर आप देखेंगे, मैं पर्टिकुलर एक सारी डिजिट्स को रीड नहीं करूँगा, वर्ल्ड शेयर कितना है, 22.3% है। ये सिर्फ अकेले यूएस का डेटा है जो कि क्या है, 22.3%। नेक्स्ट अगर बात करें तो रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है आपका 5th नंबर पे है। तो इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, 9.5% शेयर। तो इसकी जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ कोल, तो वर्ल्ड्स टोटल कोल रिजर्व्स कितना है आपका, 11,39,471 मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये तो टोटल कोल रिजर्व्स हो गया। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, 5th रैंक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेयर बना 9.5%। तो ये जो डेटा आपके सामने है ये डेटा है फॉर 2016। आप लोग लेटेस्ट डेटा भी सर्च कर सकते हैं। और वही कोल रिजर्व में आपकी कितनी आ गई, 5th इन द वर्ल्ड आ गई। कोल प्रोडक्शन के टर्म्स में आपकी कोल प्रोडक्शन की बात करें तो 2nd इन द वर्ल्ड। आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि कोल हम लोग प्रोड्यूस करके बाहर भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ठीक। तो आपका क्या आ गया, कोल कंजम्पशन आ गया। तो कोल कंजम्पशन क्या है, अगर हम प्रोडक्शन 2nd है वर्ल्ड में तो कंजम्पशन में भी कितना है, 2nd इन द वर्ल्ड है। तो इस तरीके से इसका जो क्या है कि कोल का क्या है कि ये कोल की ग्लोबल रैंक आपके सामने गिवन है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कोल रिज़र्व, कोल प्रोडक्शन हो गया, कोल कंजम्पशन हो गया, ईयरली डेफिसिट कितना है, कोल इंपोर्ट कितना किया है, कोल एक्सपोर्ट कितना किया है, ठीक। और नेट इंपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट क्या है कि इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है, ठीक। डिफरेंस लेने के बाद हम लोगों ने देखा कि नेट इंपोर्ट हम लोगों ने कितना किया है। तो इस तरीके से ये आपकी कोल की रैंकिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग चलते हैं ऑयल रिजर्व्स की बात करें। तो ऑयल रिजर्व्स में जब आप लोग देखेंगे तो ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो बैरल्स पर डे कितना है, 10,16,371, ठीक। अब ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल रैंक क्या है, 20th इन द वर्ल्ड, 3rd इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन में 20 मन से सोचो अब आप लोग कि क्यों हमारा जो ऑयल है इतना कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 20th इन द वर्ल्ड, तो कितना शेयर रहा होगा, अप्रॉक्सीमेट इसका शेयर रहा होगा लगभग 1% के आसपास, 1 से 2% के आसपास, ठीक। तो इस वजह से एक ये भी मेजर रीज़न है कि इंडिया में ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, और है भी तो वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो रैंकिंग क्या है,
20th इन द वर्ल्ड है। फिर ऑयल कंजम्पशन की बात करें तो 3rd इन द वर्ल्ड है। तो अब क्या है, डिमांड, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर खुद की सप्लाई देखें यहाँ पे तो सप्लाई तो है कम लेकिन डिमांड है ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है क्या हमें परचेस करना पड़ेगा, बाहर से परचेस करना पड़ेगा। तो जब बाहर से हम परचेस करेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, इतने सारे ऐड होके इसकी क्या है, इस डिमांड को मीट करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक ये भी एक मेजर रीज़न है कि ऑयल कंजम्पशन और ऑयल प्रोडक्शन में आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 10,16,371 बैरल्स पर डे इसका प्रोडक्शन है, लेकिन कंजम्पशन देखेंगे तो 44,43,000 बैरल्स पर डे इसका कंजम्पशन है। तो अगर कंजम्पशन में रैंकिंग 3rd, प्रोडक्शन में 20, डेली डेफिसिट कितना है 34,26,629, ठीक है। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट क्या है 42,55,300, और ऑयल एक्सपोर्ट तो 5 बैरल्स पर डे हम सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से हम कितना ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो जो नेट इंपोर्ट आया, तो नेट इंपोर्ट हम बाहर से कितना कर रहे हैं, 42,55,295 बैरल्स पर डे की बात हो रही है, बैरल्स पर डे। तो ये सब क्या है कि ये स्टेटस है इंडिया का वर्ल्ड में। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल गैस रिजर्व की तरफ। तो जो नेचुरल गैस रिजर्व क्या है, ये आपका जो मेंशन है वो किस में है, TCF। TCF मतलब आपका है क्या है, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। क्योंकि ये गैस है तो गैस क्या होती है, गैस को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, ये ट्रिलियन क्यूबिक फीट की बात की गई है, ठीक। अब पहले तो इसकी रैंक देख लेते हैं। रैंक क्या है, 22nd इन द वर्ल्ड। तो 22nd इन द वर्ल्ड जो रैंक है वो किसके टर्म्स में लिखी गई है, वो लिखी गई है आपकी रिजर्व के टर्म में, ठीक है। किसके, रिजर्व्स के टर्म में। रिजर्व्स के टर्म में कितनी है, 22nd इन द वर्ल्ड। वही अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कितना है, 29th इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन है। ये एनर्जी सिनेरियो है इंडिया का। फिर कंजम्पशन खैर कितना है, 14th इन द वर्ल्ड। ये क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन में भी हम आगे हैं, प्रोडक्शन में हम पीछे हैं, रिजर्व में भी क्या है, हम पीछे हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये भी एक रीज़न है कि गैस क्या है, गैस के प्राइस ज़्यादा हैं जिस तरीके से ऑयल का था। ईयरली डेफिसिट कितना है, 6,19,778। इम्पोर्ट 6,59,331। एक्सपोर्ट कितना किया, इम्पोर्ट का कितना था, 6,59,331। एक्सपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट का कितना है, 9,535 मिलियन क्यूबिक फीट। ये जितनी भी यहाँ पे नंबर मेंशन, ये सब किस में मेंशन है, मिलियन क्यूबिक फीट में है, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 6,49,796। तो ये बात हो गई आपके नेचुरल गैस रिजर्व्स की, ठीक है। तो वर्ल्ड जो टोटल नेचुरल गैस रिजर्व कितना है, 6,923 TCF, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। अब ये जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये किसका स्टेटस है, न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या सिनेरियो है इंडिया में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्लांट्स से कि कहाँ कहाँ अपने इंडिया में कौन से प्लांट लगे हुए हैं। तो पहले तो वर्ल्ड का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इंडिया में चलते हैं। यूएस का कितना है न्यूक्लियर के लिए, 98.2 गीगावाट। फ्रांस के लिए कितना है, 63। तो यूएस का आप किसी भी टर्म में देखेंगे, एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो यूएस हमेशा क्या है, टॉप पे ही है, ठीक। चाहे वो आपके कोल की बात हो गई, चाहे वो आपके कोल की बात हो गई या आपके नेचुरल गैस की बात हो गई, ऑयल की बात हो गई, सब में क्या था, आपने देखा यूएस टॉप पे था। जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से यहाँ पे
आप लोगों ने देखा था कोल रिजर्व में भी यूएस क्या था, यूएस की रैंकिंग क्या थी, 1 थी। तो टोटल शेयर इसका कितना था, 22.3% था। सिमिलरली आप इसके लिए बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बात करें, तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या है, यूएस कितना है, 98.2 गीगावाट है। वहीं फ्रांस का देखेंगे तो कितना है, 63.1 गीगावाट है। चाइना का 47.5 गीगावाट। ये डेटा आप नए डेटा से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये डेटा फिक्स नहीं होता, डेटा चेंज होता रहता है ईयरली, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी इस चीज़ को कर सकते हैं। चाइना 47.5 गीगावाट, जापान 32 गीगावाट, रसिया आपका कितना है 28.5 गीगावाट, साउथ कोरिया 23.2 गीगावाट, कनाडा 13.6 गीगावाट, यूक्रेन है आपका 13.1 गीगावाट, यूनाइटेड किंगडम यूके का कितना 8.9 गीगावाट, स्वीडन का कितना है 7.7 गीगावाट। इस तरीके से क्या है कि ये वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब अपने इंडिया का देखें तो इंडिया में क्या है, एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, 220/2 की। अब राजस्थान में अगर हम लोग चलते हैं तो ये बात जो हो गई, जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है वो बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में क्या है, जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उसमें क्या है, बेसिकली 100 की कितनी 1 यूनिट है, 200 की 1 यूनिट है, 220 की 4 यूनिट है, ठीक है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से क्या है, ये ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 220 की 2 यूनिट, 700 की 1 यूनिट। महाराष्ट्र में तारापुर वाला एटॉमिक पावर स्टेशन, उसकी कितनी है 160/2, 540/2 यूनिट। तो कर्नाटका में जब जाएंगे तो कहेगा जनरेटिंग स्टेशन 220/4 लिखा है, इसका मतलब ये 4 यूनिट की बात कर रहे हैं। वहीं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और आपका कोडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना है, इसकी 220 की 2 यूनिट है और 1000 की 2 यूनिट है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली जो डेटा हो गया ये तमिलनाडु का डेटा हो गया, ठीक है। ये जो डेटा गिवन है ये किसका है, 2020 का है, ठीक है। आप लोग लेटेस्ट डेटा भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी का सिनेरियो बताया गया है कि क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस हो गया। नेक्स्ट, पावर जनरेशन कैपेसिटी एज ऑन 30 सितंबर 2018 कितना था, 3,44,718 मेगावाट। ये तो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी ये 2018 के लिए, 30 सितंबर 2018। तो अब जो मेज़र जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये रेड कलर वाला क्या है, कोल प्लस लिग्नाइट जो कि 56.9% है। ये बेसिकली ये भी पूरा अगर हम बात करें तो ये कोल की बात करेंगे। तो ये कितना जनरेशन, कितनी आपकी जनरेटिंग कैपेसिटी है, इसकी है 1,96,097 मेगावाट। तो मेजर जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो मेजर पोर्शन यहाँ पे क्या है, कोल के लिए है, ठीक है। इसी में क्या है, थर्मल की बात करें 64%, कोल 56.9। तो ये दोनों क्या है, मेजर हैं, जो आप लोगों को बताया भी था मैंने जब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डिस्कस कर रहा था। तो ये दो मेन सोर्स मिले थे हमें, 64%, 56.9%। वहीं अगर मैं बात करूं डीजल से 0.24%, 838 मेगावाट, 838 मेगावाट। वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में जब आप लोग देखेंगे तो गैस का कितना है 7.21%, मतलब 24,867 मेगावाट। वहीं आपका आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करें तो न्यूक्लियर से जो जनरेशन है, पावर जनरेशन, वो कितनी है, सिर्फ 2% है, ठीक। मतलब क्या है 6,780 मेगावाट। जितने भी अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने पावर प्लांट दिखाए थे, तो इसका जो शेयर था वो कितना था ओवरऑल का जनरेशन का, सिर्फ 2%, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपके सामने ये पावर प्लांट थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनसे जो टोटल जनरेशन है वो कितना, इसका कितना शेयर बन रहा है ओवरऑल जनरेशन का, ओनली 2% शेयर। वहीं हाइड्रो का कितना है 45,487 मेगावाट, शेयर कितना बना 13%। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का कितना है 21%। हालांकि अगर लेटेस्ट डेटा पे जाएंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो
पहले कितना था, लगभग 70,648 मेगावाट। सोर्सेस में यहाँ पे जो लिए गए हैं वो सोर्सेस सिर्फ इंक्लूड किए गए हैं थर्मल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर और टोटल इतना। तो अगर शेयर देखेंगे तो शेयर क्या है, 2,21,803 मेगावाट किसके लिए है, थर्मल के लिए है, रिन्यूएबल का है 70,648 मेगावाट, हाइड्रो का है 45,487 मेगावाट, न्यूक्लियर के लिए है आपका 6,780 मेगावाट। टोटल कितना आ गया, 3,44,718 मेगावाट। तो इस तरीके से ये क्या है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अगर देखेंगे तो ये जो डेटा है थोड़ा सा लेटेस्ट है, वो क्या है 2019 का डेटा है। आप लोग जरा कोल और थर्मल का देखिए, तो कोल और थर्मल जो मेन क्या है, मेन हमारा जो है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है, रिन्यूएबल को इंक्रीज़ करना है। तो थर्मल का कितना था, 64% शेयर था, कोल 56.9% और रिन्यूएबल का 21%। अब अगर हम देखेंगे 2019 में देखें तो सोलर का कितना हो चुका है, सोलर से कितना है, सोलर भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। इस रिन्यूएबल से कितना है 31.10 गीगावाट। तो शेयर कितना है इसका, लगभग 9% है। स्मॉल हाइड्रो का कितना है 4.61 गीगावाट, 1% शेयर है। और विंड, और इसका विंड के लिए अगर देखेंगे तो 36.93 गीगावाट, 10% शेयर है। वेस्ट टू पावर ये जितने भी हैं ये सब किसके लिए हैं, ये रिन्यूएबल के लिए हैं, ये रिन्यूएबल वाले की बात की जा रही है। तो रिन्यूएबल में जो सबसे ज़्यादा जनरेशन निकल के आ रही है वो कहाँ से निकल के आ रही है, विंड 1 हो जाएगा, सोलर आपका क्या है सेकंड हो जाएगा। बाकी क्या है छोटे मोटे पावर प्लांट जैसे क्या है बायो पावर हो गया आपका, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, बेस टू पावर हो गया। तो इस तरीके से ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की बात की गई जिसका शेयर कितना है 1% है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, विंड, सोलर और स्मॉल हाइड्रो, बायो पावर, वेस्ट टू पावर। नेक्स्ट 56% कोल से, रिन्यूएबल से कितना है 82.6 गीगावाट, 23%। पहले यही डेटा कितना था 21%। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 2018 में आपका जो मिल रहा था कितना मिल रहा था 21%, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंपैरिजन के लिए, 2018 में 21% किसका था, सिर्फ किसका था, ये आपका था रिन्यूएबल के लिए, ठीक है। अब 2019 में वो 21 इंक्रीज होके कितना हो गया है 23%। ये रिन्यूएबल की बात कर रहा हूँ, मेरा फोकस थोड़ा सा रिन्यूएबल पे ही रहेगा। नेक्स्ट गैस की बात करें तो 7%, डीजल की बात करें तो 0.51%। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी हाइड्रो की तो वो कितना है 12%, ठीक है। तो हाइड्रो का पहले देखते हैं कितना था, हाइड्रो का यहाँ पे ना देख के थर्मल गिवन है, कोल गिवन है, हाइड्रो का 13% था। अभी हाइड्रो कितना है, अभी हाइड्रो है आपका 12%, मतलब डिक्रीज हुआ है। डीजल, गैस, कोल, कोल अभी कितना है 2019 में 56%, प्रीवियसली इट वाज 56.9। कहने का मतलब ये है कि हम क्या है कि अगर हम रिन्यूएबल की तरफ जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो जो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपकी कोल हुई चाहे वो नेचुरल गैस हुई, वो धीरे धीरे उस पर हम कम रिलायबल रहेंगे। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन था सेक्टर। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2019-2020 की, ये 2029-2030 ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड के लिए अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो कितना है, प्रेजेंट में अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर कितना है 8%, ठीक। वहीं आपका कोल कितना है 56%। और एक्सपेक्टेड क्या है कि इस 56% को हम रेड्यूस करके 2030 तक या 2029-2030 कितना लेके आना चाहेंगे 32%। वहीं आपका अगर गैस की बात करें तो गैस का जो 2019 और 2020 कितना है, गैस के लिए कितना है 7%, ठीक। ये एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड आपका है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्सपेक्टेड 2019, 2029, 2030।
कितना लेके आना चाहेंगे गैस वाले को? गैस वाले को हम रेड्यूस करके कितना करना चाहेंगे? 3%। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो। हाइड्रो जो कि अभी कितना है अकॉर्डिंग टू 2019-2020 डेटा 14%। ठीक है, तो आपका ये हाइड्रो हो गया। हाइड्रो हाइड्रो दैट इज 14%। कितना लेके आना चाहेंगे? 9%। ठीक है, तो ये जितने भी आपके क्या हैं कि रिसोर्सेस आप देख रहे हो, जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स हुए या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, आप कोशिश हमारी यही है कि उसको क्या कर रहे हैं? रेड्यूस करना चाहेंगे। वही जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उनको हम क्या करना चाहेंगे? इंक्रीज़ करना चाहेंगे, चाहे वो बायो हुई, चाहे वो विंड हुई, चाहे वो सोलर हुई। न्यूक्लियर के लिए अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर का कितना है? 2%। ठीक है, उसको हम ना करके कितना 2% का 2% ही रखना चाहेंगे। वहीं विंड और सोलर की अगर बात करें तो विंड क्या है आपका कितना है? 10%। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ। वहीं एक्सपेक्टेड कितना है? 17%। ठीक है, सोलर का है कितना? 8%। लेके कितना आना चाहेंगे? 36%। तो इस तरीके से क्या है कि ये इंस्टॉल्ड और एक्सपेक्टेड इंस्टॉल्ड दोनों का कंपैरिजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनर्जी का स्टेटस इंडिया में क्या है आज के दिनों में, तो इंडिया में क्या है बेसिकली जो मेजर फोर्स इन द ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी वो क्या है? ये सारे आपके क्या है? रिन्यूएबल हो गए। ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ये सारे क्या हैं आपके एक अपने इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी। ठीक है, चाहे आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, ठीक है, चाहे एरिया वाइज देखेंगे, चाहे डेंसिटी वाइज देखेंगे, तो इस तरीके से क्या इंडिया इज़ अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी। नेक्स्ट, एनर्जी कंजम्पशन हैज़ मोर देन डबल्ड सिंस 2000। ठीक है, 2000 के बाद क्या हुआ है कि आपकी जो एनर्जी का जो कंजम्पशन सीधे डबल हुआ है। ठीक है, आफ्टर 2000, आफ्टर 2000, तो 2000 के बाद एनर्जी जो कंजम्पशन बताया जा रहा है कि क्या हुआ है? सीधे डबल हुआ है। ठीक है, सीधे डबल हुआ है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ है? इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो क्या है? अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड अब अर्बनाइजेशन, फिर क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये इसमें से कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ये जो मेजर रीज़न है मैंने यहाँ पे लिखे कि अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो ये सीधे क्या हुए हैं? डबल। अब जब डबल हुए हैं तो हमें क्या है कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेस या ऐसे सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे जिससे क्या है कि ये जो डिमांड है इसको हम मीट कर पाएँ। तो एनर्जी कंजम्पशन हैज़ मोर देन डबल्ड सिंस 2000, प्रोपेल्ड अपवर्ड्स बाय अ ग्रोइंग पॉपुलेशन सून टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड अ पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सून टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड अ पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। नियर यूनिवर्सल हाउस होल्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वॉज अचीव्ड इन 2019। आप लोग न्यूज़ में भी देखते रहते हो, ये सुना भी होगा इस तरीके से कि नियरली क्या है कि इंडिया में हर जगह ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। इंडिया में सभी जगह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। मतलब हर घर में आज क्या है कि लाइट अवेलेबल है। उसका मतलब क्या है कि ओवर 900 मिलियन सिटीजन्स हैव गेन्ड एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इन लेस देन 2 डिकेड्स। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कारण हैं हमारे जो इम्पैक्ट करते हैं एनर्जी इकोनॉमी को या एनर्जी कंजम्पशन को या एनर्जी कंजर्वेशन को, या अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन के भी टर्म्स में बात करना चाहेंगे। इंडियाज कंटिन्यूड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन विल मेक ह्यूज डिमांड्स ऑफ इट्स एनर्जी सेक्टर एंड इट्स पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में जब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बताऊंगा, ECBC कोड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, एनर्जी
कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, उनके एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड है एनर्जी की, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी कंजम्पशन है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर दिया जाए, कैसी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाए, या गवर्नमेंट की क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, तो उसको क्या हम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी यूज़ on a per capita basis is well under half the global average, and there are widespread differences in energy use and the quality of service across states and between rural and urban areas. The affordability and reliability of energy supply are key concerns for India's consumers. ठीक है, जितने भी क्या है कि इंडिया में कंज्यूमर्स हैं, जो भी ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि जो एनर्जी सप्लाई है, सबसे पहले तो वही है कि वो क्या है, उसका प्राइस कम हो, पॉल्यूशन कम हो। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें देखते हुए इसको एनर्जी को कि एनर्जी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है, और मेजर जो की कंसर्न यही होंगे, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ है, 63% किसके लिए है, थर्मल के लिए, 12% हाइड्रो, न्यूक्लियर 2%, रिन्यूएबल 23%। ये आपका क्या है, ये जो डेटा है वो 2020 का डेटा है। तो ये बेसिकली क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया है, जो हम लोगों ने अभी डिटेल में देखा था। प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, ये पीक डिमांड है जो आपको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट की हुई है, ग्रीन वाली क्या है, ये कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 2012 में जैसा आपने देखा कि 152 क्या थी, आपकी पीक डिमांड थी, लेकिन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 220 गीगावाट। 2017 में इंक्रीज़ हुई, 2022 में भी इंक्रीज़ है, अब एक्सपेक्टेड है 2027 में कि 437 गीगावाट क्या रहेगी, पीक डिमांड रहने वाली है, और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है, 575 गीगावाट। तो ये कहीं ना कहीं जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ एनर्जी पॉलिसीज़ या एनर्जी मेकर्स डिज़ाइन करने होंगे, जिससे क्या है कि इसको हम कंजर्व कर सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर एग्जांपल लें तो रूम हीटर है, तो रूम हीटर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, थर्मल एनर्जी में या हीट एनर्जी में, लेकिन कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूँ तो ये यही है कि इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। सिमिलरली टरबाइन भी क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको क्या कर रही है, स्टीम में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है एनर्जी का सिनेरियो या बाकी फंडामेंटल्स को। ओके, थैंक यू एवरीवन।